की प्रमुख खबर इस प्रकार से। जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया है, उससे हर कोई हैरान है। रिसर्च भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि खुलासा हो रहा है कि कोरोना के अलग अलग रूप भी मिले हैं और उनमें से कई बेहद घातक साबित हो रहे हैं। वैसे तो अभी काफी कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रिसर्च चिंता बढ़ाने वाले हैं। दुनिया डरी हुई है। आखिर वो अनदेखा कातिल कैसा है? क्या खतरनाक कोरोना अपना रंग रूप बदल रहा है? क्या ये वायरस शक्ल बदल बदल कर लोगों को शिकार बना रहा है? आखिर कोरोना नाम के उस वायरस के कितने रूप हैं? उस कोरोना का कौन सा रूप कितना खतरनाक है? सवाल बेशुमार हैं, लेकिन तमाम सवालों के जवाब अभी तक पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना के किस रूप ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है और दुनिया के किन किन हिस्सों में कौन कौन से रूप संक्रमण फैला रहे हैं। जब से दुनिया में कोरोना संकट गहराया है, तब से हम और आप रोजाना नए नए मेडिकल टर्म से परिचित हुए हैं। कोविड-19 से लेकर क्वारंटीन, सैनिटाइजेशन, लॉकडाउन और न जाने क्या क्या। लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अलग अलग देशों में रिसर्च करने वालों ने दुनिया के सामने नए नए शब्द भी गढ़े हैं और उन्हीं के जरिए पता चल पा रहा है कि कोरोना कितना घातक है। जी हां, तमाम रिसर्च के बीच जिंदगी के दो दुश्मनों से पाला पड़ा है। उनके नाम हैं एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस। वैसे मेडिकल टर्म में इन्हें एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन नाम दिया जा रहा है। ये नाम सुनने में जितने सहज सरल हैं, हकीकत में उतने ही घातक। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस हैं क्या। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया को संकट में डालने वाला कोरोना लगातार अपने रूप में भी बदलाव कर रहा है। एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस भी उसी कोरोना के दो रूप हैं। वैज्ञानिक कोरोना वायरस में हो रहे बदलावों पर लगातार शोध में जुटे हैं। जो शुरुआती जानकारी आई है, उसके मुताबिक एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस हिंदुस्तान में कहर बरपा रहे हैं और इन दोनों में एल टाइप वायरस तो कोरोना ग्राफ को बेहद तेजी से बढ़ाने में मदद कर रहा है। दुनिया के किन हिस्सों में किस रूप से खतरा है, ये तो अभी रिसर्च का विषय है। लेकिन भारत के दो बड़े शहर जिनकी हालत बेहद चिंताजनक है, उन जगहों पर एल स्ट्रेन वायरस प्रकोप बनकर टूटा है। हिंदुस्तान के वे दो शहर हैं, अहमदाबाद और इंदौर। कोरोना नाम का ये घातक दुश्मन जान ले रहा है और लगातार लोगों को संक्रमित करता जा रहा है। उसके पीछे उसी एल टाइप वायरस को मुख्य वजह माना जा रहा है। अहमदाबाद में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 2200 के पार जा पहुंचा है, जबकि मौत का आंकड़ा 110 के करीब है। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के इंदौर का है। इंदौर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1180 के पार जा पहुंचा है, जबकि मौत का आंकड़ा 60 के करीब है। खतरनाक आंकड़ों के लिए उसी एल टाइप या एल स्ट्रेन वायरस को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना का ये रूप बेहद खतरनाक है। बताते हैं कि एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में मुख्य रूप से क्या अंतर है और इन दोनों का कनेक्शन क्या है। गुजरात और मध्य प्रदेश में एल स्ट्रेन ने कहर बरपाया है। तो केरल में एस स्ट्रेन का असर दिख रहा है। मतलब एस स्ट्रेन की तुलना में एल स्ट्रेन ज्यादा घातक है। तभी तो केरल में कोरोना मीटर की रफ्तार देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कम है। सवाल है कि आखिर एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन की मिस्ट्री क्या है और ये कहां से आए। तो आपको बताते हैं इनकी असलियत। कुछ शोधकर्ताओं के दावे हैं कि एस स्ट्रेन पहले आया, फिर एल स्ट्रेन अस्तित्व में आया, लेकिन इन दोनों में एल स्ट्रेन सबसे घातक है।
इसके फैलने की रफ्तार भी काफी तेज है। वैसे माना जा रहा है कि वायरस का एल टाइप चीन के वुहान में मिले वायरस जैसा है, यानी इंदौर और अहमदाबाद में कोरोना संकट का कनेक्शन वुहान से है। अब आपको बताते हैं इसके पीछे की असलियत। दरअसल ये कहानी शुरू होती है वुहान से। चीन के नेशनल सेंटर फॉर बायो इंफॉर्मेशन ने एक स्टडी में 10,000 सैंपल्स के आधार पर वायरस के 4,300 बदलाव दर्ज किए थे। वहीं से ये पता चला कि कोरोना के 3 स्ट्रेन होते हैं, ए, बी और सी। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों को लगता है कि कुछ स्ट्रेन ऐसे भी हैं जिनकी ताकत का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुमान का आधार था देश में अलग अलग मरीजों में अलग बदलाव वाले कोरोना वायरस की मौजूदगी। जैसे जयपुर में जो संक्रमित मिले, इटली के नागरिकों में चेक गणराज्य, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, शंघाई और आयरलैंड में फैले वायरस के जैसी समानता दिखी। जबकि दिल्ली के मरीज के संपर्क में आए आगरा के मरीजों में मिलने वाले संक्रमण का स्ट्रेन नीदरलैंड, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और स्विट्जरलैंड जैसा था। इस बीच वैज्ञानिकों को भारतीय मरीज में वायरस का 5वां बदलाव भी देखने को मिला। भारतीय मरीजों में अब तक 17 से भी ज्यादा देशों के वायरस मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय मरीजों में अब तक मिलने वाले वायरस किसी एक देश के वायरस जैसे नहीं हैं। केरल में एस वायरस ने तबाही मचाई, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात में एल स्ट्रेन वाला कोरोना वायरस लगातार मौत की तादाद बढ़ाने का काम कर रहा है। शुरुआती रिसर्च बताती है कि एल स्ट्रेन वाला कोरोना वायरस इस स्ट्रेन वाले एस स्ट्रेन वाले वायरस के मुकाबले ज्यादा जानलेवा माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कोरोना के एल टाइप और एस टाइप वायरस में क्या क्या फर्क है। एल स्ट्रेन वायरस से पीड़ितों की रिकवरी का अनुपात काफी कम है, वहीं एस स्ट्रेन में रिकवरी की गुंजाइश ज्यादा है। एल स्ट्रेन किडनी कैंसर, हार्ट जैसी गंभीर मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक है। एस स्ट्रेन उतना घातक नहीं है। एल स्ट्रेन के पीड़ित कुछ मरीज 30 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, तब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि एस टाइप वाले मरीज जल्द ठीक होते हैं। अहमदाबाद की नियोमी शाह भी उन कोरोना पीड़ित में शामिल हैं जो 30 दिन तक जिंदगी मौत से जूझती रहीं। 30 दिन के बाद उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और वो अपने घर लौट पाईं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कोरोना जैसे घातक दुश्मन का सच सामने आता जा रहा है। वैज्ञानिक भी पूरी शिद्दत से रहस्य का पर्दा उठाने में जुटे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वायरस का एक एक सच जल्द सामने आएगा। यानी कि टीका ही जरूरी है। तो आइए इन सवालों के जवाब भी जान लीजिए। शरीर में कैसे घुसता है कोरोना वायरस? इंसान को कैसे बीमार करता है ये वायरस? क्या इस वायरस का इलाज किया जा सकता है? कोरोना वायरस कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, कहां फैलता है, इससे कैसे बचाव करें? या आप पिछले कई महीनों से लगातार सुन रहे हैं। जो नहीं सुन रहे, आज उसे समझने की जरूरत है। मसलन ये वायरस है क्या, ये दिखता कैसे है, ये शरीर में घुसता कैसे है, इंसानी जिस्म में घुसने के बाद ये करता क्या है, शरीर में घुस जाने के बाद इस वायरस का इलाज क्या है। इस तस्वीर के जरिए समझिए कि कोई वायरस इंसान के शरीर में घुसता कैसे है। और जैसे ही ये किसी इंसान के जिस्म में घुसता है, वैसे ही ये होस्ट सेल यानी वो सेल जो शरीर में पहले से अंदर मौजूद है, उन पर हमला कर देता है और आपके डीएनए या आरएनए में मिल जाता है। फिर खुद को ही ज्यादा तादाद में डेवलप करना शुरू कर देता है। और जब इनसे संक्रमित शख्स जैसे ही छींकेगा या खांसेगा, वो उससे बाहर निकलकर अपना दूसरा शिकार तलाशने लगेगा और उस शिकार में मुंह, आंख और नाक के जरिए घुस जाएगा। फिर यही चक्र उस नए आदमी के शरीर में होगा। फर्ज कीजिए कि अगर किसी इंसान के शरीर में पहले से ही कोई वायरस है और वो किसी नए वायरस से भी संक्रमित हो जाए, तो उन दोनों के डीएनए मिलकर एक नए वायरस को भी जन्म दे देते हैं। वो पहले से और ज्यादा खतरनाक होता है। वायरस कहीं भी पहुंच सकते हैं जब तक इनकी राह में कोई रोड़ा ना आए। जब कोई छींकता या खांसता है तो हमारे मुंह से कुछ बूंदें गिरती हैं,
जो अमूमन हमें दिखाई नहीं देती है। अगर इनकी राह में कुछ नहीं आए तो ये सीधे जमीन पर या किसी और चीज पर पहुंच जाते हैं। कोरोना वायरस भी ऐसा ही, ये सीधे तौर पर आपके शरीर में तभी पहुंच सकता है जब आपकी आंख, नाक और मुंह में पहुंचे। और ये भी मुमकिन है कि आपने कोई ऐसी चीज छुई हो जिस पर पहले से ये वायरस मौजूद रहा हो। ऐसे में ये उसके जरिए भी आपके आंख, नाक या मुंह तक पहुंच सकता है। इंसान से इंसान में तो ये खांसने और छींकने के वक्त करीब होने की वजह से वायरस ट्रांसफर हो जाता है, मगर जानवरों से इंसान में आखिर ये कैसे ट्रांसफर होता है? तो सुनिए, क्या आपने कभी सोचा कि ज्यादातर वायरस का जन्मदाता चीन ही क्यों है? असल में ये इसलिए होता है क्योंकि चीन में न सिर्फ आबादी ज्यादा है, बल्कि वहाँ के खाने में जंगली जानवरों और परिंदों का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। आपने चीन के अलावा कहीं नहीं सुना होगा कि लोग कोबरा जैसा जहरीला सांप और चमगादड़ जैसा घिनौना परिंदा भी खा सकते हैं, मगर यहाँ इसका चलन है। लोग शौक से खाते भी हैं और इन्हें धड़ल्ले से बेचा भी जाता है। वुहान की जिस फिश मार्केट से ये कोरोना फैला, वहां भी ये बिक रहे थे। तो अब सवाल ये कि आखिर एक बार शरीर में दाखिल होने के बाद ये वायरस उसे छोड़ते क्यों नहीं? क्यों कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन इन्हें मार नहीं पाती है? तो होता दरअसल ये है कि वायरस से संक्रमित होने के बाद मरीज को जो टीका लगाए जाते हैं वो उन्हें मार तो नहीं पाते। हाँ, मगर वो वायरस को एक ट्रैप में यानी जाल में फंसाकर उनके रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन को रोक देते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि फिर दूसरे वायरस से ग्रसित शख्स टीका लगाने के बाद ठीक कैसे हो जाता है? दरअसल एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन वायरस के प्रजनन को रोकने के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उनसे लड़ने और उन्हें हराने में मदद करते हैं। एक बार आपके इम्यून सिस्टम को इनसे लड़ने की ताकत मिल गई तो फिर जब जब ये वायरस सिर उठाएगा तब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उसका सिर कुचलकर उसे शांत कर देगी। ये सब आपके शरीर के अंदर अक्सर होता रहता है, मगर बाहर आप इससे अनजान रहते हैं। जब से कोरोना ने पूरी दुनिया पर हमला किया है तो आप एक बात जरूर सुन रहे होंगे कि आखिर इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए जब इसका वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। तो इसका एक सरल सा जवाब है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो ऐसा नहीं है कि बीमारी असर नहीं दिखाएगी, लेकिन कम दिखाएगी, ये बात है। और दूसरा, आपको हल्का हल्का बुखार भी हो सकता है, तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आसानी से आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और ठीक होकर बाहर भी आ सकते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कोरोना के वायरस को नॉर्मल फ्लू बता रहे थे, और आज आलम यह है कि अपने चेहरे को भी हाथ लगाने से कतराते हैं। मगर बात इन्होंने कही सही कि हमें हर थोड़ी देर पर हाथ धोना चाहिए, गैर जरूरी चीजों को छूना नहीं चाहिए, और जिन्हें सर्दी खांसी है उनसे दूर रहना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की भी आदत थी कि वो हर थोड़ी देर में अपने चेहरे को छूते थे, मगर अब ये वक्त अपनी आदतों को बदलने का है, क्योंकि एक बार जब वायरस आपके हाथों पर आ जाता है तो आप हाई रिस्क जोन में होते हैं, और फिर आपका सिर्फ पानी से हाथ धोना काफी नहीं होता। कोशिश कीजिए कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या साबुन से हाथ धोएं। साबुन या हैंड वॉश में एमिफिफिल्स जैसी चीजें शामिल की जाती हैं जो वायरस के स्ट्रक्चर को खत्म करने का काम करती है। साबुन वायरस की बाहरी लेयर पर मौजूद लिपिड की लेयर को खत्म कर देता है, जिससे वायरस खत्म हो जाता है। हालांकि हाथ धुलने के दौरान आपको ख्याल रखना होगा कि साबुन आपकी हथेलियों और कलाई पर पूरी तरह जरूर लग जाए, क्योंकि यह वायरस इसी फिराक में होता है। इधर सावधानी हटी कि उधर दुर्घटना घटी। अब दीजिए इजाजत, अजय न्यूज में आप बने रहें।